नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आगरा से है। सवारियों से भरी बस के कब्जे पर अपडेट है। पुलिस ने लापता बस को ट्रेस किया है और बस से पैसेंजर्स को उतारकर दूसरी बस में बिठा दिया गया। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बस को लेकर गए थे और ग्वालियर की ओर बस ले गए थे। फाइनेंस कर्मी के कर्मचारी, श्री राम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी इस बस को ले गए थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को 300 रुपए दिए गए। दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिलाया। प्राइवेट बस में सवार थे कुल 34 लोग और बस मालिक का जो था वो किस्त नहीं चुका पा रहे थे। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो सवाल ये भी है कि आखिर फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जब सीधे निर्देश है फाइनेंस कंपनियों की इस तरीके की हरकतें न करने के, तब फिर श्री राम फाइनेंस कंपनी की इतनी बड़ी हिमाकत आखिर किसकी शय पर हुई। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि सवारियों से भरी बस को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने लापता बस को ट्रेस कर लिया है और बस के पैसेंजर्स को उतारकर दूसरी बस में बिठा दिया गया। ये बात साफ हो चुकी है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बस ले गए थे, ग्वालियर की तरफ बस ले गए थे फाइनेंस कर्मी जो थे, और श्री राम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी इस बस को ले गए थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को इन्होंने 300 रुपए दिए। दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिलाया। प्राइवेट बस में कुल 34 लोग सवार थे। बस मालिक किस्त नहीं चुका पा रहा था और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और पूरा वाकया कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, एबीपी गंगा संवाददाता ने बस के कंडक्टर से बात की, सुनाते हैं आपको। कहाँ के रहने वाले? कंडला कंडला। अरे बस का क्या करते हो आप? अच्छा लगो। ये कहाँ का मामला है, कहाँ पे हुआ था आपके साथ? ये हम गुड़गांव से चले थे। ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कोसी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाती है गाड़ी। और ये मैं जाता हूँ 6 साल देता हूँ उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ, टोल टैक्स है। हाँ, वहाँ के आगे की बात बता रहे हैं। क्या हुआ फिर वहाँ पे? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वोबाइल लिए इनका, ड्राइवर साहब मैं सो रहा था। इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो? वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो? वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? है हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई थी, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे आपस में आपसे? यही कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पढ़ा देता, कहीं किसी को पढ़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी। तो गाड़ी की 8 किस्तें बाकी थी। आपने सुना कंडक्टर को। नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से इस बस को बरामद किया गया, कहां से बरामद किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो मामला दर्ज हो रहा है उन 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हो रहा है जो बस को हाईजैक करने आए थे, या श्री राम फाइनेंस कंपनी के खिलाफ हो रहा है, यह भी स्पष्ट करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा, आगरा पुलिस मुकदमा दर्ज करा रही है कि जिस तरीके से एक कहा जाए नियम विरुद्ध तरीके से इस गाड़ी को वो लेकर गए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से सेंसेशन फैला है और कहा जाए पूरा उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। लगातार मुख्यमंत्री स्तर से लगातार इस पूरे खबर की मॉनिटरिंग हो रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव गृह सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने जिस तरीके से बयान दिया है, लगातार आगरा में बैठने वाले जो लगातार पुलिस अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगरा एसएसपी इस समय थाना मलपुरा में मौजूद हैं। कई सारी टीमें लगी हुई हैं, और जो सबसे बड़ी राहत की और सुकून की खबर ये है कि झांसी के पास मऊ रानीपुर पर इस बस को ट्रेस कर लिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। मधुकर चतुर्वेदी नाम के एक यात्री से आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने बात की है और उनसे बात के दौरान ये पता चला है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिस तरीके से सुबह करीब 6 या 7 बजे करीब ये खबर आई कि एक बस को अगवा करके कुछ लोग लेकर चले गए हैं, तो शुरुआत से ये लगातार चल रहा था ये मामला, ये फाइनेंस कर्मी इस बस को लेकर गए हैं या बदमाशों ने इस बस को हाईजैक कर लिया है। और उसके बाद जिस तरीके से आनन फानन में कई सारी टीमें लगा दी जाती हैं, टोल टैक्स पर फुटेज चेक की जाती है, इसके साथ ही लगातार
कई सारे जो पड़ोसी जो राज्य हैं, जिसमें राजस्थान की सीमा भी लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है, उसको भी लूप में लिया जाता है। और आगरा के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वहाँ के तमाम जिलों के अधीक्षकों से बात करते हैं और उसके बाद अब ये फाइनल जो अपडेट आ रहा है कि बस को ट्रेस कर लिया गया है, उन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। पन्ना मध्य प्रदेश ये बस जा रही थी और जिस तरीके से जो फाइनेंस कर्मी थे आगरा के जो रायवा टोल है, न्यू दक्षिणी बाईपास, और वहीं से उन्होंने लगातार बस का पीछा करना शुरू किया। यूपी 75 इटावा नंबर की ये बस ग्वालियर में रजिस्टर्ड है, बालाजी ट्रेवल्स, और इसके मालिक की बताया जा रहा है कि कोविड से कल ही मौत हुई है। बड़ा ट्रांसपोर्टर है, बड़ा ट्रेवल्स का काम करते हैं और ऐसे में कई सारी किस्तें टूट रही हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है तो समय से किस्त भी नहीं चुका पा रहे बिल्कुल होंगे। कुछ भी ये हो, भी बड़ी लेकिन वजह हो सकती सीधे है। तौर पर लेकिन 2013 में फाइनल इलाहाबाद अपडेट हाईकोर्ट ने निकल कर आ निर्देश रहा दिया है, था बस को, कि अगर कोई बस किस्त के जमा तमाम नहीं यात्री कर पाता सुरक्षित उसका हैं मतलब और ये नहीं मुकदमा है फाइनेंस कि कर्मियों पर किया जा रहा है। फाइनेंस कंपनी अपनी मनमानी करेगी। सीधे निर्देश डीजीपी को दिए गए थे इस संबंध में। शुक्रिया नितिन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और इस तस्वीर के बाद सवाल उठते हैं कि फाइनेंस कंपनियों की क्या मनमानी चल रही है, वो किसी भी कीमत पर कानून मानने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर लखनऊ से भी है, जहां पर एसपी संजीव त्यागी के आरोपों पर जांच के निर्देश हैं। गृह विभाग के निर्देश पर आईजी मुरादाबाद को बिजनौर भेजा गया है और आईजी मुरादाबाद रमित शर्मा तबादलों पर पुलिस के बयान दर्ज कर रहे हैं। दरोगा इंस्पेक्टर के तबादलों पर रिश्वत का आरोप है। आईजी की जांच में आरोप सही पाने पर संजीव त्यागी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एसपी संजीव त्यागी डीजीपी मुख्यालय अटैच कर दिए गए हैं और सीएम योगी भी संजीव त्यागी की कार्यशैली से नाराज हैं। शाम तक एसपी संजीव त्यागी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आजमगढ़ एसएसपी रहे त्रिवेणी सिंह और गोरखपुर एसपी सुनील गुप्ता पर भी कार्रवाई संभव है। शिकायत के बाद शासन ने दोनों से पूछताछ की है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सुनील गुप्ता त्रिवेणी सिंह की क्लास लगाई है, ये भी जानकारी मिल रही है। अवनीश अवस्थी से मिलकर दोनों ने अपनी सफाई दी है। तो ये अहम खबर कि एसपी के स्तर पर एसएसपी की रिश्वत पर ये मसला है। वीरेश जी के पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच होगी। ये साफ हो गया है, बिहार सरकार को जांच का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुशांत मामले में बिहार सरकार ने सिफारिश की थी, सीबीआई जांच की, उसके बाद केंद्र सरकार ने सिफारिश को मान लिया था और अब ये साफ हो गया है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है और बिहार सरकार को जांच का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो जिस तरीके से तमाम कोशिशें चल रही थी सुशांत के मौत के मामले की जांच को रोकने के लिए, जिस तरीके की हरकतें मुंबई पुलिस ने की, लेकिन सीधे बिहार सरकार के वकील का रुख करते हैं। और ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही नहीं, बल्कि और भी कोई केस अगर रजिस्टर होगा इस मामले से रिलेटेड, उन सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। सो अगर कोई मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और चूंकि कोर्ट का ये बड़ा, और महाराष्ट्र सरकार ने मांगा लिबर्टी कि अगर हम चाहें इस फैसले को, इस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के बिहार सरकार के फैसले को अगर हम चैलेंज करना चाहें तो वो राइट हमको दिया जाए। कोर्ट ने कहा वो राइट देने का बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि हमने नॉट ओनली हमने सीबीआई की बिहार सरकार की सीबीआई को इंट्रस्टमेंट को एक्सेप्ट किया है, बट हमने साथ साथ अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट का ऑर्डर भी कर दिया है कि ये मामला सीबीआई के पास ही रहेगा और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में सीबीआई जांच होगी। तो तमाम कोशिशें हुई केस को प्रभावित करने की, जांच को प्रभावित करने की। बिहार पुलिस को तो वो सब कुछ झेलना पड़ा जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं होंगी कि पटना के सिटी एसपी को क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच होगी और बिहार सरकार भी अपने स्तर पर जांच कर सकती है, लेकिन मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा। और एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं। एसपी संजीव त्यागी के आरोपों की जांच के लिए निर्देश आ गए हैं। गृह विभाग के निर्देश पर आईजी मुरादाबाद को बिजनौर भेजा गया है। आईजी मुरादाबाद रमित शर्मा तबादलों पर पुलिस के बयान दर्ज कर रहे हैं। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, सवाल ये है
कि जिस दौर में करप्शन को मिटाने की बात हो रही है, क्राइम को मिटाने की बात हो रही है, उस दौर में एसपी और एसएसपी की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर आगे क्या कहें? देखिए, मुख्यमंत्री की जो शुचिता है और स्वच्छता है और जिस तरीके से वो शासन प्रशासन और प्रदेश को एक तरह से साफ सफाई करने की इच्छा और मंशा रखते हैं, उस पर ऐसे आईपीएस अधिकारी दाग लगा रहे हैं, उनकी कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तीनों अधिकारियों से बेहद नाराज हैं। सूत्रों के अनुसार अगर हम माने तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बात की है कि ऐसे जो अधिकारी हैं वो किस रूप में काम कर रहे हैं। ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर की खबर मिलते ही वो तबादला एक्सप्रेस चालू कर देते हैं और खबर यह है कि करोड़ों रुपए की सोर्सेस से मांगे तो वो इंस्पेक्टर और थानेदारों से और अपने कांस्टेबल से पैसा कमाते हैं। बहुत ही घिनौना और बहुत ही घृणित, जैसा कि मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की मंशा है, उस पर पानी फेरने वाले ये आईपीएस अधिकारी। अगर हम संजीव त्यागी की बात करें तो 2010 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं और 2010 बैच पूरी तरीके से जिस तरह से विवादों में रहा है लगातार, वो देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं। इस बैच के तमाम आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। संजीव त्यागी ने तबादला एक्सप्रेस शुरू कर दिया, त्रिवेणी सिंह ने तबादला एक्सप्रेस शुरू कर दिया आजमगढ़ में, सुनील गुप्ता मुख्यमंत्री की कर्मभूमि पर, यानी वो डेपुटेशन पे आए हैं जम्मू एंड कश्मीर से, पहली बार वो पोस्टिंग पाए हैं। मुख्यमंत्री की कर्मभूमि गोरखपुर में वो एसएसपी रहे और वहां उन्होंने तबादला एक्सप्रेस शुरू कर दिया। जैसे ही पता चला कि संजीव त्यागी पर एक्शन हो रहा है, उन्होंने आनन फानन में उसे रद्द कर दिया, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता, न पत्रकारों को समझ में आता है, न मुख्यमंत्री को समझ में आता। आप सोचिए यह कितना बड़ा दुस्साहस है। शुचिता, पवित्रता और स्वच्छता की बात होती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की मंशा कितनी साफ रहती है। इस पूरे मामले को लेकर जीरो टॉलरेंस की भूमिका में मुख्यमंत्री रहते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर और उनकी कर्मभूमि बिल्कुल। और ये अहम बात है वीरेश जी, कर दिया सुनील गुप्ता ने, जो जब पता चला कि संजीव त्यागी को महीने में लेकर कम ऐसे से चल कम रहा 2 है, बार उसके सीएम बाद को उन्होंने 1 to 1 सामने रिपोर्ट करते हो, अगर उनकी हिम्मत इतनी पड़ सकती है तो बाहर तो फिर भ्रष्टाचार हो ही सकता है। ये एक हिमाकत जरूर है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात कानपुर की करते हैं, जहां पर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला हरबंस मोहाल के मालवीय पार्क का बताया जा रहा है, जहां पर महिला मित्र से बात करने पर दबंगों ने युवक को सरेआम पीटा और उसका वीडियो भी बनाया गया। आप देखिए तस्वीर। हमने रिया कहा था, रिया नाम है आपका भाई। क्यों कहा था? क्यों कहा था? तुम ये बताओ, सब बात क्यों कहा था? भाई हमने तुम नाम काहे कहा था? रिया सोनकर। छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं। काहे कहा था? बात नहीं करते उससे, बात नहीं करते, बात 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 से गाड़ी में निकले यहाँ से। भाई कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताओ तुम्हारा नाम? एक युवक की जमकर पिटाई की गई। तोता। तुम्ही ने छेड़ा था उसको? भाई हमने गलती में जी छेड़ा था ना? फूल जो आप छेड़ा नहीं, क्या कहा था? हमने से बताओ पहले क्या कहा? हमने रिया कहा था, रिया नाम है आपका भाई। क्यों कहा था? क्यों कहा था? तुम ये बताओ, सब बात क्यों कहा था? भाई हमने तुम नाम काहे कहा था? रिया सोनकर। छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं। काहे कहा था? बात नहीं करते उससे, बात। और बाढ़, बारिश और बेबसी की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बारिश से दरक रहे पहाड़। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश के चलते पहाड़ से बोल्डर गिर रहे हैं और भूस्खलन के चलते हाईवे पर यात्री फंस गए हैं। तो ये तस्वीर है और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बारिश के मौसम में उत्तराखंड की बेबसी बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद हुआ है। भारी बारिश के चलते पहाड़ से बोल्डर गिरे, वहीं भूस्खलन के चलते हाईवे पर यात्री फंस गए हैं। लगातार जो बीआरओ की टीम है वो मलबे को हटाने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये तस्वीरें एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव आपके सामने हैं। उत्तराखंड में अगर इस वक्त आप सफ़र कर रहे हैं तो ज़रा सावधानी के साथ नज़रों को अगल बगल देखते हुए, क्योंकि कहां से किस वक्त मलबा गिर जाए, कहां से चट्टानें गिर जाएं, ये कहना मुश्किल है और इसीलिए बहुत सावधानी के साथ सफ़र करने की ज़रूरत है। दिग्बीर हमारे साथ जुड़ गए। दिग्बीर, जिस तरीके से जगह जगह हाईवे जाम हो रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति है? अभी भी मलबा हटाया जा रहा है, हट गया है?
जी आपको बता दें, आज देर रात को जनपद भटवाड़ी में उत्तरकाशी में बारिश हुई है और बारिश के बाद जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो जो कि डबरानी के पास भारी बॉर्डर आने से बंद हो गया था और जिस कारण जो कि आवाजाही करने में लोगों को दिक्कत हुई है। और आपको बता दो, आज सुबह सुबह जो आर्मी के जवान है जो भारत तिब्बत सीमा नेलाम घाटी पर जिनकी ड्यूटी है उनको भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और इंतजार के बाद जो बीआरओ की मशीन है सुबह से ही जो कि मार्ग खोलने में जुटी हुई है और ये जानकारी मिल रही है कि अब जो कि गंगोत्री नेशनल हाईवे सुचारू कर दिया गया है। शुक्रिया दिग्वीर जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उधर कर्णप्रयाग में भी मुसीबत देखने को मिली है, जहां पर पहाड़ी से मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। तो लगातार भूस्खलन हो रहा है, लगातार मलबा गिर रहा है और देखिए ये तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर बद्रीनाथ का जो हाईवे है वहां पर भी भूस्खलन हुआ, मलबा गिरा और उसके बाद यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो गया। हालांकि यहाँ पर भी जो बीआरओ की टीम है मौके पर पहुँच गई है और मलबे को हटाया जा रहा है। तो देखिए, चाहे आप हाईवे की बात कर लें या फिर गांव की तरफ जाने वाली सड़कों की, ज़िंदगी एकदम कठिन हो गई है, बेबसी बढ़ गई है और एक तरफ मलबे गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां पर जो नदियां हैं उससे भी संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और देखिए आप, गाड़ियों का एक लंबा काफिला लग गया है क्योंकि मलबा गिरने की वजह से हाईवे बाधित है और इसी वजह से हाईवे जाम है। हालांकि अब मलबे को हटाकर जल्द से जल्द रास्ते को खोलने की कोशिश शुरू हो गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने है, पहली तस्वीर उत्तरकाशी की और दूसरी तस्वीर कर्णप्रयाग की। तो कुछ क्षेत्रों की बात कर लें, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, ये वो तमाम क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जहां पर बारिश के बाद मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहीं पौड़ी में भी तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी तहसीलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। तो ये पौड़ी की तस्वीर है। तेज़ बारिश के बाद अब पौड़ी में भी चिंता बढ़ गई है क्योंकि तेज़ बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और बात करें भूस्खलन की तो वो भी बढ़ रहा है और जो जनजीवन है यहाँ पर भी अब अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया है। तो जल प्रलय चारों तरफ है और उत्तराखंड की खासतौर से बात कर लें तो चारों तरफ खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। पौड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, तेज बारिश की वजह से जल का सैलाब आ गया है और यहाँ पर भी आशंकाएं बढ़ गई हैं कि दिक्कत कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, यहाँ पर सफ़र ज़रा संभल कर ही करें। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी और दिल्ली में भी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई, सड़कों पर गाड़ियों के पहिए जाम हो गए। तो वहीं यूपी में कई जगहों पर बाढ़ का खतरा और ज़्यादा हो गया है। शहरी इलाकों में जलभराव जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं दिल्ली में क्या हाल है तो यूपी में स्थिति कैसी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक मौसम बदल गया है। झमाझम बारिश कई जगह पर हो रही है, जैसा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो पहली तस्वीर दिल्ली की, दूसरी यूपी की और तीसरी उत्तराखंड की। तो शहरों की बात करें, गाँवों की बात करें या पहाड़ों की बात कर लें, हर जगह पर अपनी अपनी मुसीबतें हैं, अपनी अपनी दुश्वारियां हैं और सामान्य और एक चीज़ ये है कि तीनों ही जगहों पर जनजीवन पूरी तरीके से बिखर गया है। वही तेज बारिश से राहत का माफत ज़्यादा दिखाई पड़ी। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो यहाँ पर जाम की समस्या से दो चार होना पड़ा। हालात ऐसे हो गए हैं कि गाड़ियों के पहिए जाम हो गए, यानी सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तो वहीं नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितना भीषण जाम नोएडा में है। बारिश के बाद पूरी तरीके से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली की और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहाँ पर भयंकर ट्रैफिक है और दोनों ही जगहों पर वाहनों की रफ्तार एकदम थम गई। तो कहीं हल्की बारिश है, कहीं भयंकर बारिश है, लेकिन ट्रैफिक थम चुका है।
वहीं दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश से कई जगह जाम लग गया था, जिसकी वजह से नोएडा गाजियाबाद आने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद से कई जगह पे लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त सराय काले खां में खड़ा हुआ हूं और आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। सराय काले खां ये वो रास्ता है जो कि दिल्ली को नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगह से जोड़ता है। NH-24 सामने है जो कि नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगह से आने वाले लोग जो दिल्ली आते हैं तो इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए भीषण जाम देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से ये रास्ता चौक हो गया है। सराय काले खां से लेकर प्रगति मैदान, मंडी हाउस तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बारिश के कारण ब्लॉक हो चुके हैं, चौक हो चुके हैं, हैवी ट्रैफिक है। आप देखिए लगातार बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और इसी के वजह से यहाँ पे काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका है बारिश की वजह से कि लोग दिन में भी अपने गाड़ियों की लाइट जला के चल रहे हैं। आप देखिए मैं तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सराय काले खां से लेके पूरा दिल्ली, इसके अलावा जो है ITO के पास और इसके साथ साथ अगर बात करें प्रगति मैदान और मंडी हाउस जाने वाला ये रास्ता है जहाँ पे भीषण ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा NH-24 में भी पीछे तक भीषण जाम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा के लगे हुए हैं। अगर बात करें तो जिस प्रकार से देखिए बारिश हो रही है सुबह से ही और मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जताया है कि अगले 2 घंटे तक दिल्ली में अच्छी बारिश होगी और काफ़ी तेज़ बारिश होगी, जिसके बाद से देखा यह जा रहा है कि काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम कई जगह देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर बात करें सराय काले खां के पास जो NH-24 है उसकी बात करें तो लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी धीरे ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है और लगभग ट्रैफिक जैसे रुक सा गया है क्योंकि आगे कई जगह पे जल भराव भी हो गया है, जिस वजह से इसके कारण देखा जा रहा है कि ट्रैफिक काफ़ी रुका हुआ है। और पूरा अगर दिल्ली की बात करें तो चाहे ITO के पास की बात करें या फिर लुटियन दिल्ली आने वाले जितने भी रास्ते हैं, ITO की तरफ से आने वाला रास्ता हो या फिर सराय काले खां की तरफ से प्रगति मैदान होते हुए मंडी हाउस जाने वाला रास्ता हो, सभी रास्तों में एक हाईवे ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। वहीं आगरा में बड़ा हादसा हो गया। मंटोला थाना इलाके में एक मकान अचानक गिर गया, जिसके मलबे में 3 लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो आगरा में हादसा हुआ है जहां पर एक मकान मंटोला थाना इलाके में गिरा, जिसमें 3 लोग दबे होने की आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तो आगरा के मंटोला इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक मकान बारिश की वजह से धराशायी हो गया। फिलहाल अब मलबे को हटाकर लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट बिल्कुल सटीक साबित हुआ, क्योंकि यहां पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश हुई तो पूर्वी यूपी में हल्की बारिश से परेशानी देखने को मिली। आपको अलग अलग जगहों की 7 तस्वीरें दिखाते हैं कि कहां किस तरह बारिश से राहत मिली है या आफत हुई। पहली तस्वीर आप नोएडा की देखिए, वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। गाजियाबाद में भी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बुलंदशहर में तो जो मोहल्ले हैं वो तालाब में तब्दील हो गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कानपुर में मौसम थोड़ा खुला है, उतनी दिक्कत तस्वीरों में नहीं दिख रही। लेकिन लखनऊ की बात करें, झमाझम बारिश। लखीमपुर खीरी में भी जमकर बरसात हो रही है और अमरोहा में आप देखिए हाल, पूरा जो मुख्य मार्ग है, जो सड़क है वो भर चुकी है। तो कुछ तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बारिश से पहले जो बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं वो हर साल की तरह इस बार भी पानी में बह चुके हैं। और बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर 3 मंजिला शोरूम में आग लग गई। भयंकर आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी है? आपको बता दूं, आग काफी भीषण है, काफी भयंकर आग लगी है। 3 मंजिला पूरा शोरूम था जो आग का, वो बर्तनों की दुकान का, पूरा जलकर खाक हो गया है। काफी देर बाद, करीब घटना के आधे घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके बाद उसने काफी कड़ी मशक्कत के बाद करीब आधा दर्जन जो फायर ब्रिगेड थी उनकी गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लेकिन उसके बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जो दुकान मालिक है काफी परेशान है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की जो जमातोजी थी वो उसमें लग गई है। फिलहाल अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लग सकता। बिल्कुल, शुक्रिया अनूप जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरा शोरूम था वो जलकर राख हो गया।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फतेहगंज पश्चिमी बाजार की घटना है जहां पर 3 मंजिल का शोरूम था, लेकिन आग क्यों लगी है ये पता नहीं चल पा रहा है। बरेली में ये पूरा शोरूम जलकर राख हो गया और जैसा कि अनूप ने बताया कि पूरी पूंजी जलकर उसमें राख हो गई, पूरा जो सामान था वो जलकर ख़त्म हो गया। ऐसे में अब ये जो व्यापारी परिवार है उसके सामने बड़ा संकट आ गया है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी बाजार की ये घटना है जहाँ पर 3 मंजिला शोरूम आग की चपेट में आ गया। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन सामान जो वहां पर रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बरेली में आग का तांडव देखने को मिला है। 3 मंजिला शोरूम जलकर राख हो गया और बरेली में ये जो घटना हुई है, फतेहगंज क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो बरेली के फतेहगंज पश्चिमी बाजार की घटना हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 मंजिला एक बर्तन का शोरूम था वो जल गया।